नमस्कार, मुद्दा में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे के भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस में दिए गए बयान पर अब बवाल मच गया है। इस बयान में खड़गे ने एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा था कि बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के सबसे बड़े दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से अब सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल मीडिया ने उनसे पूछा था कि अध्यक्ष बनने के बाद क्या वो पीएम का चेहरा बनेंगे। मीडिया के इस सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा, बकरीद में बचेंगे तब मुहर्रम में नाचेंगे। बीजेपी ने इस आपत्तिजनक और विवादित बयान को मुद्दा बनाते हुए खड़गे का कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद से नामांकन वापस लेने और उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाने की मांग उठा दी है। राजस्थान में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने खड़गे के इस बयान की निंदा करते हुए कहा है कि यह बयान अल्पसंख्यक समाज को झकझोर देने वाला बयान है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से कहा गया है कि जब तक खड़गे अपने बयान पर माफी नहीं मांगते, उन्हें राजस्थान की धरती पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। इस मामले पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान ने कहा है कि हमेशा भाजपा को सांप्रदायिकता के मुद्दे पर कटघरे में खड़ी करने वाली कांग्रेस बताए कि उनके वरिष्ठ नेता ने इस तरीके का बयान क्यों दिया। ये लोग यहां भी जाते हैं, अपनी सुविधा अनुसार सत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को पता होना चाहिए कि मुहर्रम में नाचते नहीं, बल्कि हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को दी गई शहादत को लेकर शहादत के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। ये खुशी का नहीं बल्कि गम का मौका होता है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि खड़गे इस तरीके के बयान देकर अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। खान ने कहा कि खड़गे को बयान दिए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई माफी नहीं मांगी गई है। मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हमीद खान मेवाती ने कहा है कि खड़गे जब तक इस बयान पर माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें राजस्थान की धरती पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा 16 और 17 अक्टूबर को प्रदेश भर में मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन करेगा। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। कंचन द्विवेदी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गई हैं हमारे साथ, और जयकरण वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। जयकरण वर्मा जी, आप ही के पास आऊंगी मैं पहले, क्योंकि यहाँ पर जो बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है और वह अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और अब ज्यादा दिन भी नहीं रह गए हैं चुनावों में। ऐसे में उनका इस तरीके से बयान देना, इसके क्या मायने निकाले जाए, और अब बीजेपी आपको पूरी तरह से घेरती हुई दिखाई दे रही है इस पर। देखिए, खड़गे साहब के बयान को किस रूप में लिया जाए, शायद ये किसी को नहीं समझ में आया, लेकिन बीजेपी के कुछ साथियों को जरूर समझ में आ गया। उनको इसलिए नहीं समझ में आया होगा कि खड़गे साहब ने क्यों कहा। उन्होंने साफ साफ पीएम बनने के सवाल पर कहा और ये कहते हुए कहा कि ये लोकल कहावत। अब ये बेचारे नादान हैं, इनको क्या पता, इनको तो सिर्फ और सिर्फ इतना काम है। कुछ आप उस अल्पसंख्यक मोर्चा के राजस्थान के नेता की बात कर रहे हैं, उसी अल्पसंख्यक मोर्चा के चेयरमैन के साथ आपने देखा कि कन्हैया के हत्यारे आतंकवादी की फोटो किस प्रकार से वायरल हो रही थी। उसके सहयोगी के रूप में वो काम कर रहा था। आज वो अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष कहने का काम कर रहा है कि खड़गे साहब को हम घुसने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, मारने का काम करेंगे, उड़ाने का काम करेंगे, और हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री शांत बैठे उसको और उच्च पदों पे ले जाने का काम करेंगे। अरे घिरौनी ऐसी राजनीति नहीं करनी आती। मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज डिबेट इस बात की होनी ही नहीं चाहिए कि इतना बड़ा मुद्दा कहाँ से बढ़ गया। लेकिन जयकरण वर्मा जी, भले ही उन्होंने कहावत के तौर पर कही ये बात, लेकिन फिर भी सोचना चाहिए। इस तरह की सेंसिटिव चीजों को लेकर कहावत भी नहीं कहनी चाहिए। जब आप एक पार्टी का नेतृत्व करने वाले हैं, जहां का कयास लगाए जा रहे हैं, उन्हीं का नाम सामने आने वाला है अध्यक्ष पद के तौर पर। देखिए, कहावतें देखिए क्षेत्रवार कहावतें होती हैं। उस क्षेत्र में वो कहावतें चरितार्थ होती हैं, उसको हम आप मिटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। वो क्षेत्र तक की लागू होती है, जरूरी नहीं। लेकिन दूसरे की भावनाओं को भी तो ध्यान में रखना चाहिए ना। कुछ भी आप बोल रहे हैं तो आपको भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि लोग आपकी इन बातों को किस तरह से लेंगे, ये भी तो सोचना चाहिए। नहीं, गलत बात। देखिए, इससे कोई भी किसी भी समुदाय की भावना आहत नहीं हो। कहावतें सिर्फ कहावतें तक ही सीमित रहती है, उदाहरण तक सीमित रहती है। आज मुद्दे पर डिबेट हो रही है। डिबेट तो आज इस मुद्दे पर होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज उत्तर प्रदेश का आधी आबादी जलमग्न है। किसी का घर बह गया है, किसी
कद्दार बह गया है, किसी के देखिए, अपने आप में हर मुद्दा इंपॉर्टेंट होता है, खास होता है, और हर चीज पर बहस होनी चाहिए, तभी जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आती है। कंचन जी, आप क्या कहेंगे इस पर? जिस तरीके से अब जयकरण जी कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ एक कहावत थी, और कहावत तो कोई भी कभी भी कुछ भी कह सकता है। हाँ बिल्कुल जायरा जी, अगर कहावत कोई भी कह सकता है तो फिर मैं भी एक आध कहावत बोल देती हूँ कांग्रेस पर या फिर मल्लिकार्जुन जी पर कि आ बैल मुझे मार, या फिर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार लेना। ये मल्लिकार्जुन साहब बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि इस कहावत का मतलब क्या होता है, और कांग्रेस को भी ये बात समझ में आ रही होगी कि जिस प्रकार से उन्होंने ये बयानबाजी की है। तो कहावत ठीक है, अगर आप कहते हैं कहावत कहावतों के लिए होती है, तो इन सारी कहावतों का इसका मतलब है आपकी नजर में कोई मायने ही नहीं है, कहावत ही बोलती जाती है, या फिर कहावत को कोई मतलब नहीं होता। तो फिर मल्लिकार्जुन साहब ने इस कहावत को क्यों बोला अगर इसका कोई मतलब नहीं होता? और अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो फिर लोगों को बुरा क्यों लग गया? और फिर अगर मतलब नहीं है तो फिर एक समुदाय के लिए ही कहावत क्यों कही गई, उन्हीं को लेकर के क्यों बोला गया? तो ये सोचने वाली बात है, और भले ही कांग्रेस को ये सोचने, वैसे भी आप जानती हैं कांग्रेस सोचने समझने की स्थिति में आप बची नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं बची है। तो बेचारे सोचेंगे समझेंगे कैसे? जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, अटल उम्मीदवार हैं, वो लोग भी जो इस तरीके के बयानबाजियां करेंगे तो जितने बचे कुछ लोग हैं वो लोग भी कैसे बचेंगे? तो बिल्कुल बात है, ये हम सब लोगों को समझने जैसी है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लोग अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी समझने जैसी है कि जो पार्टी के नेता इस तरीके से आपकी हर चीजों का मजाक बनाते हैं, जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को लेकर के चलती, बिल्कुल हम लोग धर्म को लेकर के चलते हैं और धर्म को लेकर के चलेंगे। और हाँ, और हम नहीं कह सकती हूँ कि हम लोग किसी भी धर्म को ठेस ना पहुंचाने जैसी स्थिति में होते हैं। कंचन जी, लेकिन अपनी सफाई में ये कह रहे हैं, जी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सफाई में कहा है कि उनसे जब पूछा गया था कि आप पीएम का दावेदार कौन हो सकता है 2024 में जब चुनाव होने हैं, उसी को लेकर उन्होंने ये कहावत कही थी, क्योंकि अभी तो देखिए, अभी अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाए उसके बाद ये तय होगा। इस कहावत का ये तात्पर्य निकल रहा था, ये उनका कहना था। अब भले ही उसे किस तरीके से लिया जा रहा है अब वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर उनकी इंटेंशन वो नहीं थी। ये भी बात ठीक ही कह रही हैं आप, क्योंकि उनको भी ये लग रहा होगा ना कि अध्यक्ष पद कैसे वो उसमें नहीं जा सकते ना, क्योंकि कांग्रेस में कितनी घाट पांच है आप समझ रही हैं, और जो फिर जो लायक ही नहीं है उस चीजों के तो कैसे अध्यक्ष पद संभाल सकता है, और फिर जनता ही अब उनको नहीं स्वीकार करेगी। तो आप देख ही रहे हैं कि एक लोग जो पहले उम्मीदवार थे उनको जनता ने नहीं चुना, उनको नहीं सोचा। अब जो अब मल्लिकार्जुन साहब आए थे उनको भी देखने वाली स्थिति बन गई कि वो किस तरीके से उम्मीदवार बन सकते हैं। अभी तो कांग्रेस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे नेताओं को अध्यक्ष पद देगी और कैसे नेताओं को संभालेगी। मुझे तो लगता है जब कोई नहीं बचेगा तो फिर ले दे करके एक गांधी परिवार का कोई ना कोई युवराज ही बचेगा, और कोई ना कोई युवराज, आप जानती है कि युवराज कौन है। तो फिर इस चीज को जनता कैसे स्वीकार करेगी, ये सारे लोग जानते हैं। जयकरण वर्मा जी, आपको नहीं लगता इस चीज का असर पड़ेगा छवि पर पार्टी की? अब अध्यक्ष पद का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और मल्लिकार्जुन खड़गे का ही नाम ऊपर चल रहा है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि नुकसान हो सकता है? क्योंकि अगर वो पार्टी का नेतृत्व करेंगे तो जाहिर तौर पर उनकी छवि खराब होना नुकसानदेह हो सकता है आप लोगों के लिए। देखिए, इस देश का मुसलमान इतना समझदार है और वो जानता है कि हमारा हितैषी कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। अगर जो इस देश के मुसलमानों में सबसे अगवा राजस्थान के अल्पसंख्यक के मोर्चा के अध्यक्ष ही हैं, जिनका आतंकवादियों से संबंध निकला हुआ था, तो उनको आप रखो। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से इससे कोई लेना देना नहीं। आप जानते हैं कि कहावत में खड़गे साहब ने किस प्रकार से कहा, उनका कहने का क्या भाव था। आज भारतीय जनता पार्टी को धर्म की तलाश थी, उनको तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। उनको एक मुद्दा तलाशना चाहिए था जो निकाल लेते हैं। इनका आईटी सेल बड़ी बेबाकी से उस पर जुट जाता है, उनका आईटी सेल कमिट करने पर जुट जाता है, तरह तरह के चेहरे तोड़ फोड़ कर बनाने में जुट जाता है। इसको देश से मतलब है, देश को मतलब आज ये है कि भ्रष्टाचार कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, महंगाई कहाँ है, इस देश को मोदी सरकार में जा कहाँ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जलमग्न है, उसकी व्यवस्था क्या है? अम्बेडकर नगर के कलेक्टर किस प्रकार से हमारे पीड़ित लोगों को डांट रहे हैं, पुकार रहे हैं कि मोदी सरकार कभी को वोट देने के लिए नहीं पैदा जयकरण साहब, जो मोहम्मद सादिक हैं जिन्होंने ये पूरा आरोप लगाया है, आज मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि
खड़गे साहब ने क्या कहा, ये सुनिए मुद्दा बहुत जयकरण बड़ी साहब, बात सुनिए जरा एक बात। मैं ये कह रही हूँ कि मोहम्मद सादिक जो हैं, जो ये अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं मोर्चे के राजस्थान में, वो ये आरोप लगा रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि इनको पता नहीं है कि मुहर्रम में कोई नाचता नहीं है, ये एक गम की चीज होती है, गम मनाया जाता है। तो अगर ये किसी ने कहावत बनाई भी है तो कौन है किस सेंस सादिक, में बनाई है? जो कौन सादिक है, जिनका फोटो कन्हैया के हत्यारे के साथ दिखाई पड़ रहा था, वही अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं। मोदी सरकार ने उनको बदल दी, ये थोड़ा क्लियर कर देंगे तो दर्शकों भी समझ में आ जाएगा कि वो कितने काबिल हैं। जायरा जी, मैंने अभी सुना कि किसी के हत्यारों को कोई याद कर रहा है। वहाँ की जो मॉनिटरिंग है वो कहाँ से हुई है ये देश पूरा जानता है। जिन हत्यारों की आप बात कर रहे हैं, बाकी कौन किसका बलात्कारी है, कौन किसका हत्यारा है, ये देश सब प्रकार से जानता है। देश समझता है, जनता मौन भले ही रहती है लेकिन स्थितियों को, परिस्थितियों को समझती है। बाकी भ्रष्टाचार, गरीबी और ये जिस प्रकार की उन बातों को वो रख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो ये भी जानते हैं कि ये सरकारें कहाँ से शुरू हुई है और पाकिस्तान हिंदुस्तान बनाया किसने है। जो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करती है, तो सबसे पहले प्रश्न तो ये उठता है कि किसने बनाया पाकिस्तान, किसने बनाया, किसकी बदौलत बनाया गया और क्यों बना, हमारा देश क्यों अलग हुआ, क्यों बंटवारे हुए, क्यों हम हिंदू मुस्लिम में बट गए। ये बात कांग्रेस से अच्छा कोई नहीं जानता है। शायद जयप्रकाश वर्मा जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे और जनता इस बात को समझ रही होगी। बाकी मैं एक बात आपको बता दूं, जिस प्रकार से ये आपके कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, और वो मल्लिकार्जुन जी जो बात कर रहे हैं कि कहावत होती है, सिर्फ कहावत का मतलब कुछ नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि कहावत अगर ना होना तो मुझे लगता है कि हिंदी जिनको नहीं समझ में आती उनको ऐसा लगता होगा। और कांग्रेस की स्थिति आप समझ सकती हैं कि हिंदी बड़े बड़े नेताओं को नहीं आती, ठीक से बोलना भी नहीं आती है। जिस प्रकार से देश के हर एक प्लेटफॉर्म पर उनका मजाक बना हुआ है, तो इन चीजों से हम समझ सकते हैं कि जो हिंदी नहीं जानता उन्हें मुहावरों का कोई मतलब नहीं हो सकता। बाकी ये विरोध हो रहा है और अल्पसंख्यक को अगर ये बात, इनका कहना है कि सिर्फ आप लोग विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। जी जी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप लोग विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक ये मुहावरा था, एक कहावत थी और जो सवाल उनसे पूछा गया था उसी के हिसाब से उन्होंने ये जवाब दिया था। हाँ तो ठीक है ना, उनको लगता है ना कि बड़ी बात नहीं थी, तो ये तो बड़ी बात। उनको ये भी लगता है कि कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस में कोई नहीं नेता बना, तब भी उनको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कांग्रेस के दिमाग पर डिपेंड करता है ना, कांग्रेस के माइंड पर डिपेंड करता है। जी, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि आप माफी मांगे मल्लिकार्जुन खड़गे? नहीं देखो जायरा जी, जो एक अल्पसंख्यक की बात है और धर्म के इंसाफ पर जो बात है, तो आपने कभी किसी के मुख से नहीं सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के मुख से नहीं सुना होगा कि धर्म के लिए किसी को भी ठेस पहुंचाए। और ये कांग्रेस के हर एक नेताओं की तरफ से या फिर बड़े बड़े नेताओं के मुख से आप सुनती रहती होंगी किसी एक धर्म के लिए वो ठेस पहुंचाने वाला काम करते हैं। तो अब तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम इन्होंने कर लिया। जो इनके साथ से उन्हीं को कहना ना, कहते हैं हमारे यहाँ एक और कहावत है, मैं कह दूं कि जिस थाली में छेद किया उसी पे आप जिसमें खाया उसी पे छेद कर रहे हैं। तो जो आपको मानते थे, जिनकी बदौलत आप थे, जिनकी लिए आप राजनीति कर रहे थे, अब उन्हीं पर आप ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो उन लोगों को ये समझने जल्दी। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब बीजेपी अब क्या चाह रही है कि उनके खिलाफ क्या किसी तरीके की कोई कार्रवाई हो या फिर उन्हें अध्यक्ष पद के लिए ना चुनाव लड़ाया जाए? इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं, वो माफी मांगे, मतलब आप क्या चाह रहे हैं ऐसे में? बिल्कुल बात है। देखिए, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि किसी के लिए भी दिल में ठेस नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो। और अगर खड़गे साहब इस तरीके से बयानबाजियां कर रहे हैं और इस तरीके से बातों को वो बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ये हमारे देश के लोग हैं और अल्पसंख्यक हमारे ही है, तो उनके लिए माफी की बिल्कुल जरूरत है। चलिए ठीक है, जयकरण वर्मा जी, अब देखिए राजस्थान में अगले साल चुनाव भी होने हैं और जो मोहम्मद सादिक हैं वो भी राजस्थान के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे में जो सियासी ये जो मामला है ज्यादा ही सियासत से जुड़ गया है और ज्यादा इसमें उबाल मचा हुआ है, इस वजह से ये एक बड़ी वजह हो सकती है इसके पीछे? नहीं, मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष कौन है, थोड़ा से सार्वजनिक आपके माध्यम से हो जाता। क्या वही अध्यक्ष है जिसके कारण कन्हैया की हत्या हुई थी, जिसका सहयोगी कन्हैया का हत्यारा आतंकवादी था? क्या वही अध्यक्ष है? अगर जो वही अध्यक्ष है तो कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय ना। मुझे पता है कि उसका गृह मंत्रालय भी उसका सपोर्ट करता होगा, क्योंकि अमित शाह जी जैसे, मोदी जी जैसे लोग ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं। फिलहाल तो हम इस मुद्दे पे
बात कर रहे हैं ना। देखिए जयकरण वर्मा जी, हम फिलहाल अभी इस एक पर्टिकुलर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। वो मुद्दा दूसरा हो जाता है कि वो कौन है, वो उस वाले मामले में भी इन्वॉल्व था या नहीं था। फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अलग मैटर है, तो हम दूसरी चीज को इन्वॉल्व नहीं कर सकते उस चीज में। हो सकता है आप किस तरफ डिबेट ले जाना चाहती है? अलग मुद्दा कैसे हो सकता है? एक अल्पसंख्यक के मोर्चा के साथ एक आतंकवादी बैठता है, उसने एक कन्हैया की हत्या कर दी, जिससे देश में चर्चा होने। चलिए कंचन जी कोई जवाब देना चाह रही है आपकी बात का। अरे आतंकवादी ठीक है जयकरण वर्मा जी, कंचन जी को जवाब आपकी बात का देना चाह रही है यहाँ पर। आतंकवादियों को सड़ देता है तो अलग मुद्दा हो जाता है। चलिए एक एक करके बात करिए, एक एक करके। हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाया जाता हो, नहीं देखिए अगर जो भी नेता कुछ बोल रहे हैं उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। एक एक करके बात करिए। देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कोई फायदा नहीं इस तरह के डिबेट का। कंचन जी आप शांत हो जाइए, चलिए फिर 2 मिनट। देखिए ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं है, आप दोनों ही बोल रहे हैं और किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। चलिए बोलिए जयकरण वर्मा जी, आप बोलिए। देखिए 2 बातें आप समझ लीजिए। शायद इसीलिए किसी के साथ डिबेट करने के लिए बैठना अच्छा नहीं लगता जब तू महिमा होते सारे लोगों को अपने सवाल पर। कंचन जी मैं आऊंगी आपके पास, बोलने दीजिए। देखिए समय की भी कमी होती है। इस तरह का जो डिबेट करवाना है तोता महिमा की तरह, तो फिर मुबारक हो आपको। कंचन जी शांत रहिए, 2 मिनट प्लीज शांत रहिए। आप अपना स्वयं भाषा में 2-4 भाजपा नेताओं को बुला करके और उन्हीं से गाली दिलाइए पूरे देश के मुसलमानों को। उन्हीं की गाली। देखिए कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है, कोई किसी को कुछ अपशब्द नहीं कह रहा है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है जयकरण वर्मा जी। दलितों पिछड़ों को गाली देते देते थक गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। दलितों पिछड़ों को गाली देते देते थक गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो अब दोबारा फिर मुसलमानों को गाली देने लगे, फिर देश से निकाला करने की बात करने लगे, फिर उनको पाकिस्तान भेजने की बात करने लगेंगे, फिर उनको आतंकवादी बनाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है चलिए जयकरण साहब, ठीक है अब कंचन जी आप बोलिए, अपनी बात रखिए। ठीक है, ये देश हमारा है, हमारे लोगों का है, भारतीयों का है जी। देश ये सबका है, हर धर्म का है, सभी का है, आपका भी है, हमारा भी है, हम सबका देश है। वाकई सही बात है। कंचन जी कहिए। जायरा जी देखिए ना, ये डिबेट में बैठकर ये बोल रहे जिस तरीके से जोश वाली बातें कर रहे हैं, जिनके लिए अभी गाली दी है, लगता है उनका देश नहीं है, इनका ही देश है। जो गाली देने वाले लोग हैं, जो आहत पहुंचाने वाले लोग, उनका देश है, उनका देश नहीं है जिनको आहत किया जा रहा है। तो ये आप समझ ही रहे हैं कि किस तरीके की बातों को बोला जा रहा है। पहले आप गाली दो, पहले आप आहत करो, इसके बाद बोलो नहीं हमारा देश है तो आप कुछ भी करोगे। तो ये तो बात जनता को समझ में आ रही है ना। तभी आप कांग्रेस की स्थिति में कहीं नहीं बचे हो। देश आपको किस प्रकार से भगा रहा है, खदेड़ रहा है, ये सारी वही वजह है क्योंकि आप छोटी सी कहावत, आप कह रहे छोटी सी कहावत, वो कहावत जो किसी के दिल में लग जाती है, आपको छोटा लग रहा है, आपको कम लग रहा है, तो इस बात का आपको परिणाम भरपूर मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। मैं फिर से कहूँ कि आपने खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी के हृदय में ठेस नहीं पहुंचाया। एक बड़े नेता का बयान मुझे बता दीजिए, अगर आपके संज्ञान में हो, मुझे 10 बयान आपको बता सकती है जो कांग्रेस ने हर एक धर्म के लिए ठेस पहुंचाया है। और जहां तक हिंदू धर्म के लिए बात करूं तो हर एक बड़ा नेता कुछ न कुछ सरेआम कहता ही रहता है। ये बात आप भी जानते हैं और पूरी जनता भी इस बात को समझते जा रहा है, आप भी जानती हैं कि इनके बड़े नेता किस प्रकार से बोलते हैं। चलिए ठीक है। देखिए तमाम नेताओं के बात से सामने आती है बयानबाजी, देखिए सब करते हैं, हम किसी एक खास पार्टी को नहीं कह सकते हैं, फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। विवादित बयान हर किसी के मुंह से हमें आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। कहिए जयकरण वर्मा जी। देखिए भाजपा की नेता जब कुछ बोली तो मुझे लगा कि एक महिला होने के नाते, एक बहन होने के नाते हो सकता है कि बिल्किस बानो भी एक मुस्लिम समाज से आती है, शायद हमारी बहन उनके न्याय की भी गुहार लगाएंगे। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस देश के लाल किले से बोल रहे थे और उन्हीं के जुड़े राज्य में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मोदी जी अपने नेतृत्व में छुड़वाने। कंचन जी उन्हें बोल लेने दीजिए, 2 मिनट बोल लेने दीजिए, आपने बोल लिया। काम कर रहे थे तो हमारी बहन की आवाज नहीं निकली क्योंकि ये महिला नेता है। बिल्किस बानो के बारे में इनको खड़ी होना चाहिए, इनकी आवाज दमदार है, इनकी बात सुनते मोदी और योगी जी, अमित शाह भी इनकी आवाज सुनाई पड़ती, लेकिन इस बिल्किस बानो के लिए कोई भी भाषण नहीं। हमारी बहन चलिए ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। और इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।